नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश के सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। किसानों, मजदूरों, बेरोजगार युवाओं और महिलाओं से जुड़ी अहम अपडेट। साथ ही जानेंगे पीएम किसान योजना की अगली किस्त कब जारी होगी। इसके साथ ही आज से प्रदेश में 10 से 15 नए नियम लागू हो रहे हैं जिनका सीधा असर आप पर पड़ सकता है। पेट्रोल डीजल के ताजा भाव और मौसम का हाल। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आजम खान से जुड़े ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई के बीच अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। उन्होंने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सवाल उठाते हुए सरकार की कार्रवाई पर अपनी प्रतिक्रिया दी। दूसरी ओर प्रवर्तन निदेशालय आजम खान से जुड़े जौहर विश्वविद्यालय और ट्रस्ट से संबंधित मामलों की जांच कर रहा है। इस कार्रवाई को लेकर समाजवादी पार्टी और भाजपा के बीच राजनीतिक बयानबाजी भी जारी है। जांच एजेंसी की कार्रवाई और सामने आने वाले दस्तावेजों के आधार पर मामले की आगे की स्थिति स्पष्ट होगी। फिलहाल जांच की प्रक्रिया जारी है। कानपुर में भारतीय जनता पार्टी के एक स्वागत कार्यक्रम के दौरान मंच पर बैठने को लेकर दो पदाधिकारियों के बीच विवाद होने की जानकारी सामने आई है। बताया गया कि मामला बढ़ने के बाद दोनों के बीच मारपीट हुई और कार्यक्रम में हंगामा हो गया। घटना से जुड़े वीडियो और जानकारी सामने आने के बाद स्थानीय स्तर पर इसकी चर्चा शुरू हुई। पार्टी कार्यक्रमों में पदाधिकारियों के बीच समन्वय को लेकर भी सवाल उठे हैं। फिलहाल विवाद की पूरी स्थिति और इसमें शामिल लोगों के खिलाफ संगठन की ओर से किसी कार्रवाई को लेकर आधिकारिक जानकारी का इंतजार किया जा रहा है। जापानी निवेशकों के साथ उत्तर प्रदेश सरकार की बातचीत में निवेश से जुड़ी समस्याओं के जल्द समाधान का भरोसा दिया गया है। सरकार ने निवेशकों को सुविधाजनक माहौल देने और परियोजनाओं के विस्तार में सहयोग की बात कही है। जापान को उत्तर प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण औद्योगिक साझेदार के रूप में देखा जा रहा है। निवेश से जुड़े प्रस्तावों में उद्योग, तकनीक और रोजगार को प्राथमिकता दी जा रही है। सरकार का कहना है कि निवेशकों को प्रशासनिक सहायता मिलने से नई परियोजनाओं को गति मिल सकती है। इससे प्रदेश में औद्योगिक गतिविधियों और रोजगार के अवसर बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। प्रदेश में स्कूल वाहनों की सुरक्षा जांच के दौरान 6066 वाहन अनफिट पाए गए हैं। जांच के बाद 1072 वाहनों के चालान किए गए, जबकि 356 वाहन जब्त किए जाने की जानकारी सामने आई है। कार्रवाई का उद्देश्य स्कूली बच्चों की यात्रा को सुरक्षित बनाना और परिवहन नियमों का पालन सुनिश्चित करना बताया गया है। वाहन की फिटनेस, जरूरी दस्तावेज और सुरक्षा मानकों की जांच की जा रही है। अभियान के बाद स्कूल वाहन संचालकों में भी सतर्कता बढ़ी है। नियमों का उल्लंघन मिलने पर परिवहन विभाग की कार्रवाई आगे भी जारी रह सकती है। प्रयागराज समेत उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी है। लगातार बारिश के कारण शहर के कई इलाकों में जलभराव की समस्या सामने आई है। इससे कुछ जगहों पर आम लोगों की आवाजाही प्रभावित हुई है। निचले इलाकों और नदी किनारे रहने वाले क्षेत्रों में जलस्तर पर भी निगरानी बढ़ाई गई है। मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए स्थानीय प्रशासन को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। बारिश का दौर जारी रहने पर जलभराव और यातायात से जुड़ी परेशानियां बढ़ सकती हैं। लोगों से मौसम की स्थिति देखकर ही यात्रा करने की अपील की जा रही है। उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे पर होने वाले हादसों पर तेजी से कार्रवाई के लिए लखनऊ में केंद्रीकृत कमांड सेंटर बनाने की तैयारी की जा रही है। इसका उद्देश्य अलग अलग एक्सप्रेसवे पर होने वाली घटनाओं की जानकारी तेजी से हासिल करना और संबंधित विभागों के बीच बेहतर तालमेल बनाना है। हादसे की स्थिति में पुलिस, स्वास्थ्य सेवाओं और अन्य जरूरी विभागों तक सूचना पहुंचाने की व्यवस्था मजबूत करने पर जोर है। ऐसी प्रणाली लागू होने पर आपात स्थिति में प्रतिक्रिया देने में समय कम हो सकता है। इससे एक्सप्रेसवे पर निगरानी और दुर्घटना प्रबंधन की व्यवस्था को बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है। उत्तर प्रदेश में पारंपरिक अनाज भूनने वाले समुदायों के लिए श्री अन्न कला बोर्ड बनाने का प्रस्ताव सामने आया है। इसका उद्देश्य इस पारंपरिक काम से जुड़े लोगों और उनकी आजीविका से संबंधित गतिविधियों को संस्थागत समर्थन देना बताया गया है। श्री अन्न यानी मोटे अनाज को बढ़ावा देने के साथ इससे जुड़े पारंपरिक कौशल को प्रोत्साहित करने पर भी जोर दिया जा रहा है। प्रस्ताव आगे बढ़ने पर संबंधित समुदायों के लिए योजनाओं और सहायता का ढांचा तैयार किया जा सकता है। फिलहाल बोर्ड के गठन की प्रक्रिया और उसके स्वरूप को लेकर आगे की जानकारी सामने आना बाकी है। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में जापानी तकनीक से जुड़े औद्योगिक प्रोजेक्टों को आगे बढ़ाने की दिशा में नई शुरुआत हुई है। इस क्षेत्र को निवेश और विनिर्माण गतिविधियों के लिए विकसित करने पर जोर दिया जा रहा है। जापानी कंपनियों की तकनीकी विशेषज्ञता को उत्तर प्रदेश के औद्योगिक ढांचे से जोड़ने की योजना है। इससे क्षेत्र में नई औद्योगिक इकाइयों और रोजगार के अवसरों की संभावना बन सकती है। सरकार और संबंधित प्राधिकरण निवेश प्रस्तावों को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने पर काम कर रहे हैं। आगे की प्रगति परियोजनाओं के क्रियान्वयन पर निर्भर करेगी। कानपुर देहात में भाजपा सांसद की तिरंगा यात्रा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद विवाद की स्थिति बन गई। वीडियो में कुछ समर्थकों के थार वाहन पर चढ़ने की बात सामने आई है। घटना को लेकर स्थानीय स्तर पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आईं। वीडियो प्रसारित होने के बाद राजनीतिक चर्चा भी तेज हुई। वायरल वीडियो के मामले में पूरे संदर्भ और वास्तविक स्थिति की पुष्टि करना जरूरी होता है। संबंधित कार्यक्रम में वास्तव में क्या हुआ, इसे लेकर आधिकारिक जानकारी महत्वपूर्ण रहेगी। फिलहाल सामने आई तस्वीरों और वीडियो को लेकर चर्चा जारी है। लखनऊ में बारिश के बाद उमस बढ़ने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा।
हालांकि देर शाम हुई तेज बारिश से कुछ राहत मिली। मौसम में बदलाव के कारण दिन भर गर्मी और उमस बनी रही। बारिश के बाद कई इलाकों में वातावरण में थोड़ी राहत महसूस की गई। शहर के कुछ हिस्सों में जलभराव की स्थिति पर भी लोगों की नजर रही। मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए नागरिकों को बदलते मौसम में सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है। आने वाले समय में बारिश की स्थिति स्थानीय मौसम पर निर्भर करेगी और लोगों को मौसम की ताजा जानकारी देखते रहने की जरूरत है। गोरखपुर से दादर के बीच चलने वाली एक्सप्रेस ट्रेन को सप्ताह में 4 दिन संचालित करने की तैयारी की जा रही है। इस बदलाव से गोरखपुर और मुंबई क्षेत्र के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों को अतिरिक्त सुविधा मिल सकती है। ट्रेन सेवा बढ़ने से नियमित यात्रियों के लिए विकल्पों की संख्या भी बढ़ेगी। काम, शिक्षा और अन्य जरूरी कारणों से लंबी दूरी की यात्रा करने वाले लोगों को इसका लाभ मिल सकता है। रेलवे की ओर से संचालन के दिनों और समय से जुड़ी अंतिम जानकारी जारी होने के बाद यात्रियों के लिए पूरी स्थिति स्पष्ट होगी। फिलहाल प्रस्तावित बदलाव को लेकर तैयारी चल रही है। रामपुर, सहारनपुर और दिल्ली में आजम खान से जुड़े ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई के बाद प्रदेश की सियासत में हलचल तेज हुई है। कार्रवाई को लेकर समाजवादी पार्टी की ओर से राजनीतिक प्रतिक्रिया सामने आ रही है। वहीं जांच एजेंसी अपने स्तर पर मामले की पड़ताल कर रही है। जौहर विश्वविद्यालय और ट्रस्ट से जुड़े मामलों में वित्तीय लेन देन तथा दस्तावेजों की जांच की जा रही है। कार्रवाई के राजनीतिक असर को लेकर भी चर्चा है। हालांकि जांच पूरी होने से पहले किसी भी आरोप को अंतिम निष्कर्ष नहीं माना जा सकता। आगे की स्थिति आधिकारिक जानकारी और जांच के परिणामों से स्पष्ट होगी। सहारनपुर के देवबंद क्षेत्र में गोतस्करी के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई के दौरान मुठभेड़ की सूचना सामने आई है। पुलिस के अनुसार कार्रवाई के बाद एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। मामले में पुलिस ने बरामदगी और घटना से जुड़े तथ्यों की जानकारी दी है। पुलिस का कहना है कि कार्रवाई का उद्देश्य गोतस्करी पर रोक लगाना है। गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ के आधार पर मामले से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच की जा सकती है। घटना के संबंध में अंतिम कानूनी स्थिति जांच और न्यायिक प्रक्रिया आगे बढ़ने के बाद ही स्पष्ट होगी। पुलिस की कार्रवाई को लेकर आगे की जानकारी का इंतजार है। औरैया के दोहरे हत्याकांड मामले में पूर्व सपा एमएलसी कमलेश पाठक समेत 10 दोषियों को अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। अदालत के फैसले के बाद इस मामले में लंबे समय से चल रही कानूनी प्रक्रिया का महत्वपूर्ण चरण पूरा हुआ। दोषियों को सजा न्यायिक प्रक्रिया के तहत सुनाई गई है। मामले में अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलों पर विचार करने के बाद अदालत ने अपना निर्णय दिया। फैसले के बाद संबंधित पक्षों के पास कानून के तहत उपलब्ध आगे की न्यायिक प्रक्रिया का विकल्प भी रहता है। अब इस मामले की आगे की कानूनी स्थिति उसी प्रक्रिया के अनुसार तय होगी। मेरठ में एक सेवानिवृत्त शिक्षक को डिजिटल अरेस्ट के नाम पर कथित तौर पर 7 लाख रुपए की साइबर ठगी का शिकार बनाया गया। आरोप है कि ठगों ने फोन पर जांच और कार्रवाई का डर दिखाकर उनसे वित्तीय लेन देन कराया। ऐसे मामलों में साइबर अपराधी खुद को अधिकारी बताकर लोगों पर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं। किसी अनजान व्यक्ति के कहने पर पैसे भेजना जोखिम भरा हो सकता है। मेरठ पुलिस मामले की जानकारी जुटाकर संबंधित डिजिटल लेन देन की जांच कर रही है। लोगों को किसी भी संदिग्ध कॉल या संदेश पर वित्तीय जानकारी साझा करने से सावधान रहने की जरूरत है। बरेली में फर्जी बिलों के जरिए करीब 10 करोड़ रुपए के कारोबार और 50 लाख रुपए से अधिक की कर चोरी की जांच में खुलासा सामने आया है। विशेष जांच शाखा की जांच में फर्जी बिलों से जुड़े लेन देन की जानकारी सामने आने की बात कही गई है। विभाग संबंधित दस्तावेजों और कारोबारी रिकॉर्ड की जांच कर रहा है। कर चोरी के मामलों में वास्तविक देनदारी और जिम्मेदारी जांच पूरी होने के बाद निर्धारित की जाती है। इस कार्रवाई से जुड़े कारोबारियों और दस्तावेजों की जांच के आधार पर आगे की कानूनी तथा विभागीय प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है। फिलहाल जांच जारी है।